प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल के सेशन में पढ़ा था विशेषण के भेद। सारे के सारे भेद पढ़ लिए थे हमने। कौन कौन से भेद थे आपको रिवीजन करवा देता हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है। गुणवाचक विशेषण पढ़ा था हमने, संख्यावाचक विशेषण के पढ़ा था, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था, संकेतवाचक विशेषण पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? सार्वनामिक विशेषण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बनकर मिल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द होते हैं, प्रत्यय लगा करके। उन्हीं शब्दों का जब प्रयोग किसी अन्य संज्ञा के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। परिमाणवाचक आपको पता है, नापा जा सके, तोला जा सके। ठीक है। और संख्यावाचक आपको पता है, गिना जा सके, गिने योग्य हो। और गुणवाचक जिसमें गुण हो, दशा हो, रंग हो, रूप हो, आकार हो, स्वभाव हो। ठीक है, इस तरीके का बोध हो कराते हैं वैसे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के। ठीक है, सर्वनाम की और संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल सरल था, कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, जिसने ध्यान से सुना है वो भी उसी को याद हो गया ये। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं हम। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। अब विशेषण की अवस्था का मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे। एक बार बताओ, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, तो अब बताइए कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है मूलावस्था। मूलावस्था। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और तीसरी होती है उत्तमावस्था। 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 ठीक है, उत्तमावस्था। अब पहली अवस्था कौन सी थी? तो याद रखना, मूलावस्था। याद रखनी है आप लोगों को ये, मूलावस्था। दूसरी कौन सी होती है? तो उत्तरावस्था। उत्तरावस्था होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है उत्तमा अवस्था। उत्तम अवस्था यानी सुपर। ठीक है, सुपर से भी ऊपर। अब मूलावस्था क्या होती है? जैसे आपने किसी के लिए संज्ञा के लिए बात की, जैसे बालक के लिए बात की कि वो क्या है? सुंदर है। सिर्फ सुंदर बोला तो वो कौन सी अवस्था है विशेषण की? वो है मूलावस्था। और यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक की तुलना एक के साथ हो, तब कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। जैसे आपने कहा कि सुंदरतर बालक है, किससे? गीता से। ठीक है, जैसे आपने बोला, एक वाक्य में बोल कर बताता हूँ आपको। गीता राधा से, ठीक है, सुंदरतर है। यानी उस सुंदरतर जो शब्द आया है, ये किससे की तुलना कर रहा है? एक की तुलना एक से हो तब तो यूज करते हैं उत्तरावस्था का। विशेषता बता रहे हैं ना अपने संज्ञा की, लेकिन किससे तुलना करके? एक की एक से तुलना। अब एक की बहुत सारों से तुलना की जाए तो आप क्या शब्द यूज करोगे? सुंदरतम। अब आप बताना हो भी सबसे सुंदरतम कौन है, तो ये शब्द यूज किया जाता है। तो ये तो मूला अवस्था है सुंदर की। और अगर आपने दो के साथ कंपेयर करना है, एक के साथ एक का, तो ये होगा सुंदरतर। और जब एक की तुलना सभी के साथ की जाए, उसमें से श्रेष्ठ बताना हो, तो ये होती है उत्तम अवस्था। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है एक की तुलना एक से हो। एक की तुलना, ठीक है, एक की तुलना एक से हो।
ठीक है, एक की तुलना एक से हो तो वो कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। अब बहुत सारों से आपने क्या कर दी? बहुत सारों से आपने क्या कर दी? बहुत सारों से एक की तुलना कर दी तो उसको बोलेंगे उत्तम अवस्था। आगे बात समझे? बस यही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उत्तम अवस्था कौन सी है, उत्तरावस्था कौन सी है, और मूल अवस्था कौन सी है? मूल अवस्था होती है अपनी मूल अवस्था। अब मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ इन अवस्थाओं को। तो एग्जांपल नंबर 1 जैसे नोट करते हैं अपने। राधा राधा बहुत सुंदर है। अब वो पूछेगा कि इसमें विशेषण में ये सुंदर है, किसकी विशेषता है? राधा की। और ये राधा की विशेषता क्या है? सुंदर होना उसका। ये कौन सी अवस्था है इसकी विशेषण की? तो आप बोलोगे कौन सी? मूल अवस्था है ये। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, इस तरीके का वाक्य मिल जाए आपको प्रश्न के अंदर कि राधा गीता से ज़्यादा मोटी है। अब राधा गीता से ज़्यादा मोटी है तो एक की तुलना एक से हो रही है, तो इसमें कौन सी अवस्था है विशेषण की? ठीक है, तो ये उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और तीसरा पॉइंट, राधा है वो सभी से मोटी है, सभी से ज़्यादा मोटी है, तो यानी सभी से तुलना हो तो वो कौन सी अवस्था होती है विशेषण की? उत्तम अवस्था। इसमें कौन सा वाक्य में? उत्तम अवस्था है ना? राधा है वो ज़्यादा मोटी है, ये राधा है वो, राधा की विशेषता क्या है? मोटा होना उसका। ठीक है, और लेकिन अभी तो गीता से ही थी, तब तो उत्तरावस्था है। जब सभी से मोटी हो जाए तो उत्तम अवस्था आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये थी हमारी विशेषण की अवस्थाएं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने बनाए थे क्या? विशेषण। जो अन्य संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आपको पता है 5वां भेद हमने पढ़ा था। अब क्या अन्य संज्ञाओं से भी बनाए जा सकते हैं विशेषण? तो जवाब है हाँ, अन्य शब्दों से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ लिखवा रहा हूँ मैं जो आपके काम आ सकते हैं। अन्य शब्दों से भी हम विशेषण बना सकते हैं। अन्य शब्दों से बने विशेषण पढ़ रहे हैं हम। बस अवस्थाएं इतनी ही थी, पूरा कंप्लीट हो गया वो टॉपिक। अब आपको एग्जाम्पल देखने हैं बुक के अंदर या कहीं और से, जहाँ से भी आपको मिले वहीं से देखो। अन्य शब्दों से बने विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्द जानते हो ना आप, जो एक समुदाय या वर्ग को डिनोट करते हो, ऐसे शब्द। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण देखते हैं कौन कौन से विशेषण बन सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से। कल हमने देखा था ना, बनारस, ई जुड़ गया था प्रत्यय, बनारसी बना था, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बने थे। और अन्य संज्ञा जैसे जूती थी उसकी विशेषता प्रकट कर रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण। तो सरल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर, लेकिन बस ध्यान से समझना। अब आप लोग जानते हो शहर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देश क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ग्राम क्या होता है? आपको पता है बहुत सारे ग्राम है, यानी दिमाग में पिक्चर बहुत सारी बनी, तो अपने कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, राष्ट्र क्या होते हैं? राष्ट्र आपको पता है बहुत सारे राष्ट्र हैं विश्व में, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। रंग आप कहते ही आपको पता है बहुत सारे रंगों की दुनिया होती है। स्वर्ण कहते ही आपको पता है चांदी और स्वर्ण यानी सोना, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। आपको मैंने बताया भी था उस दिन। अब इसके साथ मैं लगा देता हूँ ई प्रत्यय शहर के साथ, और इसके साथ भी ई प्रत्यय, और इसके साथ ईन प्रत्यय, ग्रामीण बन जाएगा।
और ईय प्रत्यय लगाते ही राष्ट्रीय बन जाएगा, और ईन प्रत्यय लगाते ही रंगीन बन जाएगा, और ईम प्रत्यय लगाते ही स्वर्णिम बन जाएगा। अब क्या बनेगा? शहरी। बना किससे? जातिवाचक संज्ञा से शब्द बना है ये। और ये यहाँ से क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनेगा देसी। ठीक है, देसी। और यहाँ पे क्या बनेगा? ग्रामीण। ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और यहाँ पे रंगीन, और यहाँ पे स्वर्णिम। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो शब्द बनाए गए हैं जातिवाचक संज्ञा से, ये विशेषण है या नहीं है। अब विशेषण का पता कैसे चलता है? पीछे कुछ संज्ञा लिख के देखो आप। शहरी आदमी, शहरी मकान, शहरी बालक। तो आप संज्ञा के लिए यूज कर पा रहे हो ना शहरी को। शहर आदमी जचता था क्या? नहीं जचता था, क्योंकि आपको पता है ये संज्ञा है। और विशेषण वही होगा जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। देसी आदमी, देसी घी, देसी वस्त्र, ये सारे के सारे अन्य संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग हो सकते हैं। ये सारे के सारे, ये भी हो सकता है अन्य संज्ञा सर्वनाम के लिए। ग्रामीण आदमी, तो ये भी हो सकता है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस प्रकार से यूज किए जा सकते हैं अन्य शब्दों के लिए इन शब्दों को। तो ये सारे के सारे विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा से बन सकते हैं क्या विशेषण। अब देखो ये बेनिफिट आपको क्या रहेगा इसका, ये आपको पता चल गया कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये सारे के सारे, और इनसे ये बने हैं विशेषण। तो विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा अब। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, बस आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इतना बढ़िया सीख रहे हो कि कमाल कर जाओगे जब पेपर होगा आपका। चिंता मत करिए, बस लगे रहें रेगुलरिटी से। भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण, तो भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहले भय, महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते भय को, यानी जो केवल भाव से संबंधित हो ऐसे शब्द, जो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या अंदर ही अंदर होती रहती है लेकिन महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्रोध, क्रोध आपको पता है आता है तो मस्तक पे पता चलता है ना, तो सब महसूस होता है कि ये इसको क्रोध आ गया भाई। प्रेम, प्रेम आप लोग अनुभव कर सकते हो। ठीक है, और दया, दया भी आप लोग अनुभव कर सकते हो। ठीक है, अब दया, इस तरीके के शब्द है ना जो, ये सारे के सारे क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं ये। ठीक है, लोभ, सुख, दुख, है ना। लोभ, सुख, लोभ का पता चलता है क्या? लालच सा होता है उसको बंदे को, तो अंदर ही अंदर वो करता है, तो बाहर से पता नहीं चलता अपने को, है ना। महसूस, पकड़ नहीं सकते उसको, महसूस नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं सॉरी, लेकिन जैसे देख नहीं सकते कि लोभ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख नहीं सकता। दुख, ये सब आप लोग बताए महसूस किए जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं, कोई आकार नहीं है इनका। अब इनके पीछे मैं प्रत्यय लगा रहा हूँ, आनक प्रत्यय लगा दिया मैंने, भयानक, ये क्या है? विशेषण बन गया ये विशेषण है भयानक। अब देखो भयानक के पीछे मैं संज्ञा लगा के देखता हूँ, संज्ञा लगा लो, भले ही सर्वनाम लगा लो, अगर जच जाए तो समझ लेना कि ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। ये शब्द विशेषण कब बनेगा? जब संज्ञा लगा के देखो इसके पीछे। भयानक आदमी, हाँ आदमी संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा है। भयानक वस्तु, इस तरीके से भयानक जीव, इस प्रकार से अन्य संज्ञाओं के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है ये भयानक शब्द, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब ईर्ष्या के अंदर मैं आलू प्रत्यय जोड़ रहा हूँ, आलू प्रत्यय। ठीक है, ईर्ष्यालु बन जाएगा, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु आदमी, ईर्ष्यालु औरत, तो ये यूज किया जा सकता है अन्य संज्ञाओं के लिए, तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। लेकिन बना किससे?
ईर्ष्या शब्द से। ईर्ष्या क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि आपको पता है भाववाचक संज्ञा का अन्य संज्ञा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। भय आदमी बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। ईर्ष्या आदमी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, ये अन्य संज्ञाओं के लिए नहीं यूज होती। ये विशेषण यूज होता है अन्य संज्ञाओं के लिए या सर्वनाम के लिए। ये ध्यान रखना आप लोग, डेफिनेशन बहुत काम आएगी। क्रोधी या इत प्रत्यय दोनों में से लगाओगे दो शब्द बनेंगे। एक तो ई प्रत्यय लगाते ही क्रोधी बन जाएगा, क्रोधी आदमी, क्रोधी औरत, क्रोधी बैल, ठीक है, क्रोधी, है ना, इस तरीके से। और एक बन सकता है क्रोधित, क्रोधित आदमी, क्रोधित युवक, क्रोधित औरत, ठीक है। तो प्रेम के पीछे ई लगाते ही प्रेमी, ठीक है, प्रेमी आदमी, प्रेमी औरत, इस तरीके से शब्द प्रेमी युवक बन सकता है। दया के पीछे आलू प्रत्यय जोड़ दो आप, दया के पीछे आलू प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा? दयालु, दयालु आदमी। अब देखो अन्य संज्ञा, ये संज्ञा के लिए प्रयोग, संज्ञा की विशेषता क्या है? दयालु होना। तो ये विशेषण शब्द हो गया ना दयालु, और बना किससे? भाववाचक संज्ञा से बना है आपके सामने, ठीक है। लोभी औरत, लोभी आदमी, सुखी औरत, सुखी आदमी, ई प्रत्यय जोड़ते ही दुखी आदमी, दुखी औरत। ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, लेकिन बने किससे हैं? तो आप लोग जानते हो भाववाचक संज्ञा शब्द से बने हैं। लोभी हो गया, सुखी हो गया और दुखी हो गया, ये सभी बने किससे हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द से बने हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया से बने विशेषण शब्द, ठीक है। क्रिया शब्दों से बने विशेषण कौन कौन से होते हैं? तीसरा पॉइंट हमारा, क्रिया से बने विशेषण। क्रिया शब्दों से बने विशेषण, आपको पता है क्रिया कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन से शब्द क्रिया शब्द है? तो आपको होता है लड़ना, पढ़ना, ठीक है, वंदना, वंदना, वंदना करना, है ना, वंदना, लूटना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। ना आ रहा है जिनके पीछे। झगड़ा, झगड़ना, झगड़ना, इसके पीछे अगर आप आकू लगा दो प्रत्यय, आकू, तो आपको पता है प्रत्यय कहाँ से यूज, इसके इसके साथ लगता है प्रत्यय। ना का कोई इसको हटा दिया जाता है जब प्रत्यय लगता है, तो आपको पता है क्या बनेगा? लड़ आकू, लड़ाकू। अब लड़ाकू का उपयोग आप अन्य संज्ञा के लिए कर सकते हो। देखो लड़ाकू आदमी, ये आदमी क्या संज्ञा है? लड़ाकू बैल, ये क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञा के लिए यूज हो रहा है ये शब्द, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि लड़ाकू है वो आदमी, तो ये क्या है? क्रिया, ठीक है। क्रिया से भी विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। पढ़ाकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू आदमी, पढ़ाकू लड़का, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ये प्रत्यय जोड़ लो तो ये बन जाएगा वंदनीय, वंदनीय, वंदनीय आदमी, वंदनीय औरत, ठीक है। लुटेरा, एरा प्रत्यय जोड़ दो आप तो ये बनेगा लुटेरा, ठीक है, लुटेरा, ठीक है, लुटेरा। झगड़ना प्लस आलू, झगड़ालू, झगड़, झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू औरत, झगड़ालू आदमी, अन्य संज्ञा के लिए ये प्रयोग हो सकता है। तो ये क्या है? क्रिया से बने हुए विशेषण हैं सारे के सारे, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे पॉइंट पर, अवयव से बने विशेषण। अवयव से बने विशेषण, अवयव से बने विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? तो अब आप देखते हैं अवयव क्या होता है। आपको पता है ना, लिंग और वचन और कारक के कारण जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, अवयव शब्द बोलते हैं। लिंग, वचन, वचन जानते हो ना, एक वचन, द्विवचन, लिंग का होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। और कारक, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, कर्ता ने कर्म से करण को अधिकरण, है ना, में, इस तरीके से होते हैं। संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है,
और ये सारे के सारे कारक होते हैं। इनका कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे आपको सामने लिख रहा हूँ मैं बाहर। पहले तो देखो बाहर शब्द मैंने लगाया एक पुल्लिंग के लिए, जैसे मानो सुनील बाहर खड़ा है, तो बाहर ही शब्द ही आया। अब मैं कविता के लिए लगा रहा हूँ ये शब्द, यानी लिंग बदल दिया मैंने, तो कविता बाहरी, बाहरी थोड़ी ना लिखेंगे, अब बाहर ही लिखा जाएगा। तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिंग के बदलने पर भी। ऐसे शब्द जिनमें लिंग के बदलने पर या वचन के बदलने पर या कारक के बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अवयव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सुनीता बाहर खड़ी है, बस बाहर रहेगा, बाहर का बाहर ही रहेगा, लिंग के कारण कोई। अब वचन बदल दो, देख लो, एक वचन बोल रहा हूँ मैं, यानी वह बाहर खड़ा है, यानी वह, यानी एक वचन के लिए आया, बाहर शब्द आया। अब मैं बहुवचन कर रहा हूँ, वे बाहर खड़े हैं, तो वे यानी बहुवचन करने पर भी बाहर ही रहेगा ये। समझे बात? तो अब इससे भी बनता है, ई प्रत्यय लगा दो, क्या बन जाएगा? बाहरी आदमी, बाहरी औरत, बाहरी लोग। ठीक है, इस तरीके के शब्द बन सकते हैं। अब भीतर के पीछे लगा दो ई, तो आपको पता है भीतरी बात। ठीक है, भीतरी आदमी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये ऊपर क्या है, ये भी क्या है? अव्यय शब्द है। ये ध्यान रखना, ऊपर क्या है? अव्यय शब्द है। ऊपरी मंजिल, ठीक है, ऊपरी आकाश। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया अव्यय से बने विशेषण। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। विशेषण के अंतर्गत आपका विशेषण टॉपिक है वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ एक और बातें बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके ना भेद और होते हैं विशेषण के, प्रयोग के आधार पर, वो और कर लेते हैं अपने, है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये विशेषण। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो याद रखना, 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2। अब कौन कौन से होते हैं वो अपने डायग्राम से समझते हैं, फिर उनके अंदर ही, इस डायग्राम के अंदर ही अपनी डिटेल लिख लेंगे इसकी। ठीक है, एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, दूसरा भेद है इसका। प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जब क्या हो, विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले क्या आ जाए? विशेष्य जानते हो ना आप, संज्ञा और सर्वनाम को कहते हैं, पहली क्लास में देख लेना। ठीक है, विशेष्य से पहले यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, पहले प्रयुक्त होने वाला विशेषण ही क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण। प्रयुक्त होने वाला विशेषण। ठीक है, आपने क्या देखना है, क्या देखना है आपने? वाक्य के अंदर देखना है कि विशेष्य मतलब संज्ञा ढूंढ लेना सबसे पहले, फिर उससे देख लेना आगे है या पीछे है विशेषण उसका। ठीक है, अगर आगे हो तो इस प्रकार के विशेषण को क्या बोलते हैं? यानी विशेषता उसकी आगे बैठी हो। समझ आई बात? विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, आप जानते हो विशेष्य इनको बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, अगर इनके आगे बैठा हो विशेषण तो उसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सुंदर बालक पढ़ता है, सुंदर बालक पढ़ता है, तो आपको पता है सुंदर बालक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बालक पढ़ता है, बालक क्या है? संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं? विशेष्य, विशेष्य बोलते हैं इसको, विशेष्य।
जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर, यानी विशेषण आगे आ गया तो ये सुंदर क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। समझाई बात? कि विशेष्य से पहले जो प्रयुक्त होने वाली विशेषण शब्द होता है ना, तब बोलते हैं उसको उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेष्य के बाद आ जाए, क्या आ जाए? विशेष्य के बाद उसकी विशेषता बड़ी हो, यानी विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तब अपने इस विशेषण को क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। बस इतनी सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल सा टॉपिक है। विशेष्य के बाद आ जाए अगर उसकी विशेषता, जैसे मैं बोल दूँ गीता सुंदर है, तो गीता का विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो गीता क्या है? अपने पास संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। यानी विशेष्य बोलेंगे इसको, संज्ञा को। विशेष्य के बाद क्या आई? बाद क्या आया? विशेषण आया, तो इसको बोलेंगे विधेय विशेषण। तो बिल्कुल सरल था ये। अब ये विशेषण क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। अगर यहाँ पे पहले आ जाती विशेषता तो उसको बोलते हैं अपने उद्देश्य विशेषण। तो दोनों में डिफरेंस है। ये प्रयोग के आधार पर है, देखो कैसे प्रयोग हो रहा है विशेषण का, आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है, उस आधार पे हमने भेद दो पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, आपका विशेषण टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे क्रिया। और ये जो वीडियो आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और इधर उधर मत भागिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो भागता है वो भागता ही रह जाता है। इससे बढ़िया रुक के आराम से पढ़ो, एक ही जगह पढ़ लो, बहुत आराम से पढ़ो बस। ठीक है, धन्यवाद।